गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मेरा नाम है वैभव। आज हम पढ़ेंगे समुच्चय सेट्स का भाग 6। अभी तक हम 5 भाग पढ़ चुके हैं। आज हम छठे भाग पर दृष्टि डालेंगे और इसे अच्छे से समझेंगे। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। तो आज हम पढ़ेंगे परिमित और अपरिमित समुच्चय, जिन्हें हम फाइनाइट एंड इनफाइनाइट सेट्स के नाम से भी जानते हैं। ये आपकी पुस्तक में 1.4 पर दिए हुए हैं, तो एक बार अवश्य वहां से देख लीजिएगा। अंततः उसके बाद हम टिप्पणी पर चर्चा करेंगे। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। परिमित और अपरिमित समुच्चय, फाइनाइट एंड इनफाइनाइट सेट्स। मान लीजिए कि a इक्वल्स टू, है ना, ये क्या समुच्चय दिया है, किसमें, रोस्टर रूप में, है ना, जिसमें 1 से लेके 5 तक संख्याएं हैं, 1, 2, 3, 4, 5, है ना। और एक हमें b समुच्चय दिया है जिसमें 6 संख्याएं है ना, a b c d e g, है ना। ये भी किसमें, रोस्टर रूप में लिखा हुआ है। ठीक है, तथा c इक्वल्स टू, इस समय विश्व के विभिन्न भागों में रहने वाले पुरुष का समुच्चय, है ना। तो ए क्या था, ए में 5 अवयव है, 1 से लेके 5 तक प्राकृत संख्या है। और जो बी है उसमें ए बी सी डी ई जी 6 अवयव है ना, 6 स्मॉल लेटर्स। ठीक है, और लेकिन जो सी है, सी क्या है, सी में बोला गया है विश्व के जितने भी विश्व में पुरुष हैं उनके समुच्चय, है ना, मतलब पुरुषों की जितने भी पुरुष हैं इस विश्व में उनका समुच्चय सी कहलाता है। ठीक है, तो अगर आप देखेंगे ए में तो 5 है, बी में 6 है ना, तो मतलब ये 5 अवयव हम गिन सकते हैं। लेकिन सी में जो इस समय विश्व के विभिन्न भागों में रहने वाले पुरुष, तो वह हम अभी ये हमें ज्ञात नहीं है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि ये जो संख्या है ये प्राकृत नहीं है ना, ये संख्या भी प्राकृत है। ठीक है, हम देखते हैं कि ए में कितने 5 अवयव हैं और बी में 6 अवयव है, सी में कितने अवयव हैं, है ना। जैसे कि स्पष्ट है कि सी के अवयवों की संख्या हमें ज्ञात नहीं है ना। अभी हमें सी के जो अवयव है उनकी संख्या ज्ञात नहीं, किंतु यह एक प्राकृत संख्या है ना। मतलब जितने भी होंगे, है ना, मतलब वो प्राकृत संख्या ही होगा, ऐसा नहीं है कि असीमित, है ना। सीमित है और प्राकृत संख्या है जो बहुत बड़ी हो सकती है ना, बहुत सारे लोग हो सकते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वह असीमित। किसी समुच्चय S के अवयवों की संख्या से हमारा अभिप्राय समुच्चय के भिन्न अवयवों की संख्या से है ना। अगर कोई भी समुच्चय मान लीजिए S है, उसके अवयवों की संख्या से हमारा मतलब ये है कि समुच्चय में जो भिन्न भिन्न अवयव हैं उनकी संख्या, मतलब जैसे ये है B समुच्चय, तो इसमें भिन्न भिन्न अवयव कौन से अवयव क्या है, ए है, बी है, सी है, डी है, ई है और जी है। ये क्या है, आपस में भिन्न भी है, सिर्फ एक ही बार, मतलब कोई अवयव हम सिर्फ एक ही बार गिनेंगे। ठीक है, अगर यहाँ सी सी होता, वैसे तो हो नहीं सकता, है ना, तो हम सिर्फ भिन्न अवयव की ही गिनती करेंगे, उसे ही हम समुच्चय की अवयवों की संख्या बोलते हैं। ठीक है, अवयवों की संख्या से, और हमें हम इसे, इसका प्रतीक क्या है, एन एस, है ना। ये जो एन एस है, मतलब अगर बी होता, है ना, अभी ये समुच्चय एस है, अगर समुच्चय बी होता वह एन बी से निरूपित होता। ठीक है, तो इसका प्रतीक या फिर सिंबल क्या है, एन एस, मतलब स्मॉल एस है ना, जो छोटा, मतलब स्मॉल एन, जो छोटा वाला एन है, और कोष्टक के अंदर जो समुच्चय है वह है ना। अगर बी होता तो एन बी होता, ए होता तो एन ए होता, अभी एस है तो एन एस है ना, एन एस द्वारा प्रदर्शित करते हैं। यदि एन एस एक प्राकृत संख्या है तो एस एक अरिक्त परिमित समुच्चय होता है ना। अगर जो एन एस है वह एक प्राकृत संख्या, मतलब अगर कोई समुच्चय है, मान लीजिए उसमें 7 है ना, 7 अवयव है, तो एन एस क्या है, एन मतलब मान लीजिए एस है कोई समुच्चय, उसमें 7 अवयव है, तो एन एस क्या होगा, 7 होगा, है ना। और उसका मतलब क्या है, 7 क्या है, एक प्राकृत संख्या है, मतलब सीमित है ना, सीमित है। तो एस क्या है, एक अरिक्त, है ना, अरिक्त है क्योंकि इसमें 7 अवयव है। अरिक्त परिमित समुच्चय होता है ना, मतलब नॉन एम्प्टी फाइनाइट सेट या फिर अरिक्त परिमित समुच्चय होता है। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। चलो आइए प्राकृत संख्याओं के समुच्चय n पर विचार करें। ठीक है, अब क्या कर रहे हैं, प्राकृत संख्याओं के समुच्चय n पर विचार करेंगे। हम देखते हैं कि इस समुच्चय के अवयवों की संख्या सीमित नहीं। ठीक है, अगर कोई समुच्चय है जिसके अवयवों की संख्या सीमित नहीं है ना, तो उसे हम असीमित असीमित समुच्चय कहते हैं, है ना। मतलब
जैसे कि मतलब अपरिमित समुच्चय कहते हैं। मान लीजिए कोई सेट या फिर समुच्चय है जिसके जो अवयव है वह क्या है, सीमित नहीं है ना, मतलब हम उन्हें गिन नहीं सकते। ठीक है, तो वह क्या कहलाएगा, अपरिमित समुच्चय। और उसमें जो अवयव है वह क्या होंगे, असीमित होंगे। ठीक है। इस प्रकार हम कहते हैं कि प्राकृत संख्याओं का समुच्चय एक अपरिमित समुच्चय होता है। ठीक है, क्या होता है, अपरिमित समुच्चय, अगर वो जो समुच्चय है उसके जो अवयव है वह सीमित नहीं है ना, असीमित है। उपयुक्त समुच्चय ए बी तथा सी परिमित समुच्चय है ना। ये जो ए बी और सी है ये क्या है, ये परिमित समुच्चय है, क्योंकि इनमें जो अवयव है उन्हें हम गिन सकते हैं। जैसे ए में हमें दिख रहा है 5 अवयव, बी समुच्चय है इसमें 6 अवयव, और जो सी समुच्चय है वह हमें ज्ञात नहीं है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वह असीमित है। जैसे मान लीजिए 350 करोड़ 400 करोड़ है ना, इसके आसपास क्या होंगे विश्व में, है ना, पुरुष होंगे, है ना, तो ये भी क्या है, एक सीमित संख्या है ना, तो ये क्या होगी, ये भी परिमित समुच्चय होगा। अपरिमित समुच्चय कौन होता है, अपरिमित समुच्चय होता है जिस समुच्चय में जो अवयव है उनकी गिनती, है ना, असंभव हो, है ना, मतलब जो अवयव है उनकी संख्या क्या हो, असीमित होती है, उन्हें हम क्या बोलते हैं, अपरिमित समुच्चय। और जिनकी संख्या सीमित होती है उन्हें हम बोलते हैं परिमित समुच्चय। ठीक है, उपयुक्त समुच्चय ए बी तथा सी क्या है, परिमित समुच्चय है। और ये ए जो एन ए है वह क्या है, 5 है। एन ए मतलब ए समुच्चय में, है ना, कितने अवयव है, ए समुच्चय में 5 अवयव है। ऐसे ही बी समुच्चय में, है ना, इसमें भी 5 है ना, इस वाले बी में 6 अवयव है। लेकिन अगर मान लीजिए कोई बी समुच्चय है ना, जिसमें कितने 5 तत्व हैं, जैसे ए ई आई ओ यू, है ना, तो उसमें कितने होंगे, उसमें 5 तत्व होंगे। ऐसे ही जो सी है, अगर इस वाले सी को हम देखें तो क्या है ना, कोई भी सीमित संख्या होगी, 300 400 500 करोड़, है ना, जितना भी हुआ, लेकिन क्या होगी, एक सीमित संख्या होगी। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं ना। जैसे ए है, मान लीजिए ए में 1 2 3 4 5, है ना, 5 अवयव है, तो ए क्या हो गया, है ना, ए में 5 अवयव है तो एन क्या होगा, 5। ऐसे ही मान लीजिए कोई बी समुच्चय है जिसमें ए ई आई ओ यू है ना, कितने हैं, 5 है ना, तो 5 अवयव है तो एन भी क्या होगा, 5 है। ऐसे ही अगर कोई सी है ना, जिसकी संख्या क्या है, सीमित है, लेकिन अभी हम ज्ञात नहीं कर सकते, जैसे कि ये, है ना, इस समय विश्व के विभिन्न भागों में रहने वाले पुरुष, है ना, हमें अभी ज्ञात नहीं है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि ये असीमित है ना, जितने भी पुरुष हैं उनकी संख्या क्या होगी, सीमित ही होगी, है ना, तो ये भी क्या होगा, एक परिमित समुच्चय होगा। ठीक है, एन ए क्या है, ए समुच्चय में 5 तत्व, और एन बी क्या है, बी समुच्चय में 5 तत्व है। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं ना। चलो, परिभाषा नंबर 2, एक समुच्चय जो रिक्त है अथवा जिसके अवयवों की संख्या निश्चित होती है, परिमित समुच्चय कहलाता है। ठीक है, एक जो समुच्चय है जिसके अवयवों की संख्या क्या है, निश्चित होती है ना, एक समुच्चय है और उसके अवयवों की संख्या अगर निश्चित है तो वह परिमित समुच्चय कहलाता है। अन्यथा समुच्चय अपरिमित समुच्चय कहलाता है। ठीक है, अन्यथा जो समुच्चय है वह क्या कहलाएगा, अपरिमित समुच्चय कहलाएगा। ठीक है, अगर कोई समुच्चय है उसके अवयवों की संख्या सीमित नहीं है तो वह अपरिमित समुच्चय कहलाएगा, और अगर उसके अवयवों की संख्या सीमित है तो वह परिमित समुच्चय या फिर फाइनाइट सेट कहलाएगा। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं ना। चलो, आइए कुछ उदाहरण पर विचार करें। पहला, यदि W सप्ताह के दिनों का समुच्चय है तो W परिमित है ना। अगर W क्या है, सप्ताह के दिनों का समुच्चय है, एक सप्ताह में कितने 7 दिन होते हैं, है ना, 7 दिन होते हैं, मतलब ये हमें पता है कि W जो समुच्चय है ना, W समुच्चय में क्या है, सप्ताह के दिन, और सप्ताह में कितने 7 दिन होते हैं, मतलब जो W समुच्चय है उसमें कितने 7 अवयव है ना, तो हमारा NW क्या होगा, 7 होगा, तो W क्या हुआ, परिमित हुआ, है ना, तो W क्या है, एक परिमित समुच्चय है ना, मतलब एक फाइनाइट सेट है। ठीक है, यदि W सप्ताह के दिनों का समुच्चय है तो W क्या है, एक परिमित समुच्चय है। ठीक है, आइए दूसरा देखते हैं। मान लीजिए कि S समीकरण x² - 16 इक्वल्स टू 0 के हलों का समुच्चय है, तो S परिमित है। ठीक है, अभी क्या बोल रहे हैं, मान लीजिए कि एक S समुच्चय है जो क्या है, समीकरण x² - 16, ये जो इक्वेशन है, ये जो समीकरण है ना, x² - 16 इक्वल्स टू 0, इसके जो हल आएंगे उनका समुच्चय है ना। तो हम सबसे पहले इस समीकरण का हल करेंगे, तो x² - 16 इक्वल्स टू 0 है ना, तो ये जो x² है ना, और ये 16 क्या है, माइनस का है, तो ये माइनस वाला 16 इस तरफ जाएगा तो क्या होगा, प्लस का हो जाएगा, है ना, तो क्या होगा, x² = 16 होगा।
है ना। अब हम वर्गमूल करेंगे दोनों तरफ, एक्स क्या आएगा, +-4, है ना। तो एक्स के दो मान आएंगे, है ना, एक +4 और एक -4, है ना, एक प्लस और एक -4, है ना। राइटिंग थोड़ी खराब है लेकिन अभी काम चला लीजिए, ठीक है। तो एक्स क्या होगा, +4 और -4, है ना। तो जो एस समुच्चय है उसमें क्या है, +4 और -4 है, तो एस क्या है, परिमित हुआ, है ना, क्योंकि उसमें दो ही अवयव थे, एक +4 और एक -4। अगर दो अवयव है, एस क्या होगा, परिमित होगा, क्योंकि एन एस का मान कितना है, 2 है, और 2 क्या है, प्राकृत संख्या है, ठीक है, और सीमित भी है, ठीक है। तो एस क्या होगी, एस क्या होगा, एक परिमित समुच्चय होगा। ऐसे ही चलिए तीसरा देखते हैं। मान लीजिए कि जी किसी रेखा पर स्थित सभी बिंदुओं का समुच्चय है, तो जी अपरिमित है ना। अब ये बोल रहे हैं कि मानते हैं एक जी है ना, जी समुच्चय है, क्या है, जी समुच्चय है कि कोई एक रेखा है, उस पर स्थित सभी बिंदुओं का समुच्चय। तो अगर आपको पता हो तो किसी भी रेखा पर जितने भी बिंदु होते हैं वह असीमित होते हैं, कैसे, देखिए। हाँ, जैसे मान लीजिए ये एक रेखा है ना, ये, है ना, ये क्या होगी, एक रेखा है, ठीक है। तो अब इस पे अगर कोई भी बिंदु, जैसे यहाँ ये, जैसे ये इतनी दूरी पे भी हो सकते हैं, और क्या, यहाँ भी हो सकते हैं, मतलब ये कितने हैं, असीमित हैं। अगर हम देखें तो हम किसी रेखा पर बिंदु नहीं बता सकते कि उसमें कितनी बिंदु है ना। वो मान लीजिए इतनी इतनी दूरी पे है, या फिर इनके बीच में भी हो सकते हैं, इतने इतने पे भी हो सकते हैं। मतलब कहने का मतलब ये है कि किसी भी रेखा पर जो बिंदु होते हैं वे क्या होते हैं, असीमित होते हैं, ठीक है। इसलिए जो जी समुच्चय है वह क्या होगा, एक अपरिमित समुच्चय होगा, क्योंकि जो बिंदु है वह क्या है ना, जो बिंदु है वह क्या है, असीमित है, और असीमित है तो मतलब जो एन जी होगा वह पता नहीं लगा सकते, है ना। तो इसलिए जो जी समुच्चय है वह क्या होगा, अपरिमित समुच्चय होगा, ठीक है। इसमें कोई दिक्कत नहीं ना, चलो। जब हम किसी समुच्चय को रोस्टर रूप में निरूपित करते हैं, तो हम उस समुच्चय के सभी अवयवों को कोष्टक के भीतर लिखते हैं, है ना। जब भी हम किसी समुच्चय को रोस्टर रूप से निरूपित करते हैं तो हम क्या करते हैं, उस समुच्चय में जितने भी अवयव हैं उनको कोष्टक के भीतर लिखते हैं, है ना। जैसे अगर 1 2 3 4 5, ये 5 अवयव है तो हमें 1 2 3 4 5 ऐसे करके लिखेंगे, है ना, अल्पविराम में लिखेंगे, अल्पविराम से पृथक करके लिखेंगे, और मझले कोष्टक के भीतर लिखते हैं। किसी अपरिमित समुच्चय के सभी अवयवों को कोष्टक के भीतर लिखना संभव नहीं है ना। जैसे परिमित है तो हमें पता है कि इसमें मान लीजिए 3 अवयव है, 1 है, 2 है, 3 है ना, तो उसे हम मछली कोष्टक के अंदर लिख सकते हैं, ठीक है। लेकिन अगर हमारे पास कोई ऐसा समुच्चय दिया हो जिसके जो अवयव है वह असीमित है, तो उसे हम कोष्टक के भीतर नहीं लिख सकते, है ना, उसे कोष्टक के भीतर लिखना संभव नहीं है, क्योंकि ऐसे समुच्चय के अवयवों की संख्या क्या होती है, सीमित नहीं होती है। अतः हम किसी अपरिमित समुच्चय को रोस्टर रूप में प्रकट करने के लिए उसके कम से कम कितने, है ना, उसके कम से कम इतने अवयवों को लिखते हैं जिससे उस समुच्चय की संरचना स्पष्ट हो सके, और तदोपरांत 3 बिंदु लगाते हैं, है ना। देखो, हम कोष्टक के अंदर सारे अवयव तो नहीं लिख सकते, तो हम क्या करेंगे, हम, है ना, हम एक पैटर्न, मतलब एक प्रतिमान की तरह लिखेंगे। जैसे कि मान लीजिए हमारे पास है कि हमें प्राकृत संख्याओं के समुच्चय को लिखना है ना, तो प्राकृत संख्या क्या है, वो तो मतलब असीमित है ना, एक से लेके अंत तक है ना, इन्फिनिटी तक है, ठीक है। तो हम उन्हें ऐसे नहीं लिख सकते, तो हम क्या करेंगे, हम कोष्टक के अंदर पहले लिखेंगे 1 2 3 4, है ना, ऐसे लिखे। तो अब आपको समझ आ रहा है कि हम यहाँ पे प्राकृत संख्या की बात कर रहे हैं, और उसके बाद हम 3 बिंदु लगा देंगे, है ना, और कोष्टक बंद, मझला कोष्टक बंद कर देंगे। तो इससे क्या पता चलता है कि हम प्राकृत संख्या की बात कर रहे हैं, जो कि 1 से शुरू हुई और अंत तक जा रही है ना, इन्फिनिटी तक जा रही है, अनंत तक जा रही है, ठीक है। 1 2 3 4, उसके बाद 3 बिंदु लगा दें। तो अब आपको बताया 3 बिंदु का मतलब है यही चीज जो है वही आगे है, जैसे 1 2 3 4, और ये बढ़ता जाएगा 5 6 7 8 9 से अनंत तक, है ना, इन्फिनिटी तक, है ना। तो ऐसे हम अपरिमित समुच्चय को रोस्टर रूप में लिखते हैं। क्या करते हैं, हम अपरिमित समुच्चय को रोस्टर रूप में प्रकट करने के लिए उसके कम से कम इतने अवयवों को लिखते हैं जिससे उस समुच्चय की संरचना स्पष्ट हो सके, और तदुपरांत क्या, 3 बिंदु लगाते हैं, ठीक है। इसमें कोई दिक्कत नहीं ना, चलो।
उदाहरणार्थ 1 2 3 और 3 बिंदु है ना, और इसे हमने मझले कोष्ठक में लिख दिया। प्राकृत संख्याओं का समुच्चय है ना, ये क्या है, 1 2 3 और 3 बिंदु। इससे हमें समझ आ रहा है कि अवयव क्या है, 1 है, 2 है, 3 है, और फिर उसके आगे 4 5 6 से लेके अनंत तक है ना। 3 बिंदु का मतलब क्या होता है, ये अनंत तक जाएगी है ना। तो 1 2 3 और 3 बिंदु, ये क्या है, एक प्राकृत संख्याओं का समुच्चय है। ऐसे ही 1 3 5 7 है ना, तो इससे हमें पता चल रहा है कि ये विषम संख्याओं का समुच्चय है ना। 1 3 5 7 ये सारे के सारे क्या है, विषम संख्या है ना। और ये हमने उसके बाद 3 बिंदु लगा दिए, मतलब अब ये विषम संख्या का समुच्चय है। ठीक है। ऐसे ही अब ये देखिए, हमने 3 बिंदु आगे लगाए हैं और 3 बिंदु पीछे लगाए हैं, मतलब ये यहाँ पे अनंत से आ रहा है और यहाँ पे अनंत तक जाएगा। ये प्लस इंफिनिटी से माइनस इंफिनिटी है ना। तो -3 -2 -1, फिर शून्य भी है, फिर 1 2 3 है ना। तो ये क्या है, ये पूर्णांकों का समुच्चय है ना, ये इंटीजर्स का समुच्चय है। ठीक है। तो ये भी हमें बता रहा है कि ये माइनस इंफिनिटी है ना, अनंत इस तरफ से अनंत से आए थे और अनंत तक जा रहे हैं। ठीक है। तो ये क्या है, पूर्णांकों का समुच्चय है। ये सभी समुच्चय क्या है, अपरिमित है। जिन भी समुच्चय में अगर रोस्टर रूप में आप देखें और आगे या फिर पीछे 3 बिंदु लगी है, तो इसका मतलब ये क्या है, ये समुच्चय जो है अपरिमित है। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं ना। चलिए हम टिप्पणी देखते हैं। सभी अपरिमित समुच्चय का वर्णन रोस्टर रूप में नहीं किया जा सकता। ठीक है, जितने भी अपरिमित समुच्चय है उनका वर्णन हम रोस्टर रूप में नहीं किया जा सकता है ना। ये तो हमने रोस्टर रूप में है ना, इन्हें इनका वर्णन इसलिए किया है क्योंकि इनमें एक पैटर्न, एक प्रतिमान है ना। जैसे देखिए 1 2 3 है ना, और फिर 3 बिंदु, मतलब हमें पता है एक एक संख्या बढ़ती जा रही है। ऐसे 1 3 5 7 और फिर 3 बिंदु, तो हमें पता है यहाँ पे दो दो संख्याएं बढ़ती जा रही है ना, विषम संख्या है। ऐसे यहाँ पे भी एक एक बढ़ती जा रही है और पूर्णांकों की बात कर रहे हैं। लेकिन कुछ है ना, कुछ समुच्चय ऐसे होते हैं जिनमें कोई प्रतिमान नहीं होता, तो उन्हें हम रोस्टर रूप में नहीं लिख सकते। ठीक है। उदाहरण के लिए वास्तविक संख्याओं के समुच्चय का वर्णन इस रूप में नहीं किया जा सकता है ना। ऐसी जो रियल नंबर्स हैं, वास्तविक संख्या है, उनके समुच्चय का वर्णन हम इस रूप से नहीं कर सकते, क्योंकि इस समुच्चय के अवयवों का कोई विशेष पैटर्न या फिर प्रतिमान नहीं होता है ना। जिनका प्रतिमान होता है हम सिर्फ उन्हें ही रोस्टर रूप में लिख सकते हैं। लेकिन जब हम वास्तविक संख्याओं की बात करते हैं, तो इनके समुच्चय का वर्णन हम रोस्टर रूप में इसलिए नहीं कर सकते, क्यों, क्योंकि इनके समुच्चय के अवयवों का क्या, कोई विशेष पैटर्न या फिर प्रतिमान नहीं होता है। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं ना। चलो ठीक है, तो आज के लिए हम इतना ही रखते हैं। आज हमने क्या, आज हमने परिमित और अपरिमित समुच्चय, जिन्हें हम फाइनाइट एंड इनफाइनाइट सेट्स के नाम से जानते हैं, उसे पढ़ा। और ये आपकी पुस्तक में 1.4 में दिया हुआ है, तो अवश्य वहां से पढ़ लीजिएगा। और उसके बाद हमने टिप्पणी पर चर्चा की और इसे अच्छे से समझा। ठीक है, बाकी अगले भाग में हम उदाहरण नंबर 6 पर दृष्टि डालेंगे और इसे समझेंगे। और हमारा परिमित और अपरिमित समुच्चय जो टॉपिक था है ना, वह खत्म हो चुका है। ठीक है, अब हम उदाहरण नंबर 6 देखेंगे और उसके बाद समान समुच्चय है ना, जिसे हम इक्वल सेट्स के नाम से जानते हैं, उस पर चर्चा करेंगे। और ये आपकी पुस्तक में 1.5 में दिया हुआ है, तो एक बार देख लीजिएगा। बाकी हम अपने भाग में अवश्य पढ़ेंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले भाग में। धन्यवाद, थैंक यू।